श्री सीताराम। स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। राहु का स्वनक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करने से सकारात्मक रूप पर जो प्रभावित होने वाली प्रमुख राशियां हैं वही आज का विषय है और उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। हम लोग आगे बढ़ें फटाफट, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको जान लेते हैं। सबसे पहले 23 नवंबर 2025 को राहु अपने खुद के नक्षत्र जो शतभिषा नक्षत्र है उसमें प्रवेश कर चुके हैं और 2 अगस्त 2026 तक इस अपने नक्षत्र में रहेंगे, लगभग 10 महीने करीब। शतभिषा इनका खुद का नक्षत्र है। ये जो नक्षत्र है ये कुंभ राशि में, इसके 4 जो चरण है पूरे कुंभ राशि में ही आते हैं। इसके कुछ दूसरे जो महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं, कुंभ राशि में रहेंगे, शनि की राशि होती है जो, और शनि खुद मीन राशि में रहेंगे। मीन शनि देव खुद वायु तत्व के स्वामी होकर जल तत्व में रहेंगे। आने वाले इस दौरान में सुनामी वगैरह भी देखने और सुनने को मिलेगी। स्थान विशेष की यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे तो सारी बातें होंगी। एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण ये आ रहा है, जब बली राहु अपने खुद के नक्षत्र में और अपने मित्र के राशि में होंगे उस टाइम पर गुरु पर ये दृष्टि डाल रहे होंगे और गुरु इनके ऊपर दृष्टि डाल रहे होंगे, इसलिए यह गोचर और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो डिस्कस करेंगे आगे फटाफट। प्रभाव इसका जो पड़ेगा वो मेन क्या पड़ेगा कि ताकतवर होकर अपने नक्षत्र में रहेंगे और अपने मित्र की राशि में रहेंगे, तो इसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली सिग्निफिकेंट होने वाला है। हम लोग डायरेक्ट राशि की बात करें कौन कौन से पर प्रभाव पड़ेगा, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इसको ध्यान से, तो आप खुद इसको समझने में, सीखने में और जो ज्योतिष सीख रहे हैं वो फलादेश करने में उनको मदद हो पाएगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 फैक्टर महत्वपूर्ण हो रहे हैं, एक तो शतभिषा नक्षत्र हो रहा है और दूसरा राहु हो रहे हैं। तो पहले शतभिषा नक्षत्र के बारे में ही जान लेते हैं। वैदिक ज्योतिष में ये 24वां नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, जो कुंभ राशि में जैसे मैंने बताया उसके चारों चरण आता है और इसके जो स्वामी होते हैं, कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं और नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं राहु होते हैं। नक्षत्र के जो देवता हैं वो वरुण देवता बताए गए हैं। वरुण देवता को इस पूरे ब्रह्मांड का जल और ज्ञान के देवता से इनको माना गया हुआ है। इस नक्षत्र को 100 चिकित्सों या 100 तारों का नक्षत्र भी कहा जाता है। तो ये इतनी चीजें महत्वपूर्ण हो गई। क्या ये 24वां नक्षत्र है, कुंभ राशि में रहेगा जो कि इनके मित्र राशि की राशि है और अपने नक्षत्र में राहु रहेंगे। इस नक्षत्र के बारे में अगर हम बात करें तो इसको 100 चिकित्सों का नक्षत्र या 100 तारों का नक्षत्र कहा जाता है और इस नक्षत्र के देवता वरुण देवता जो ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जल और ज्ञान के देवता हैं, तो ये दोनों भी यहाँ पे इफेक्टिव रहेगा। समझो ये सारी चीजें क्यों समझ रहे हैं अभी बताएंगे आपको। इस नक्षत्र की पहले विशेषता समझ लेते हैं। जो जातक इस नक्षत्र में हुआ है वो रहस्यमयी, बुद्धिमान, खोजी प्रवृत्ति वाले जो होते हैं, लीक से हटकर जो सोचते हैं और अपना रास्ता खुद तलाशते हैं या बनाते हैं इस दुनिया में, समाज में हमारे, उस स्वभाव के होते हैं। स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के प्रभाव में ना आने वाले होते हैं, सुनेंगे सबकी, लेकिन इनको उस बहुत चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मेहनती और शोधकर्ता, अडिग हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेके ये कभी कभी। दूसरी क्या होती है, हीलिंग क्षमता इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन में हो, इन सब चीज़ों में हो, तो उनके पास ये उसको हील करना, उसको निकालना इनको आता है। इसीलिए ये लोग चिकित्सा वगैरह की लाइन में या लॉ वगैरह की लाइन में बहुत अच्छा करते हैं। अब अगेन जब इस फील्ड वाले हैं तो उनका कैरियर का चयन जब करते हैं तो कैसे करते हैं, ये शतभिषा नक्षत्र में कोई पैदा हुआ है, चिकित्सा के फील्ड में, मनोविज्ञान की फील्ड में, ज्योतिष के फील्ड में, शोध में, खुफिया में, आध्यात्म में, अंतरिक्ष और भी ऐसे फील्ड हैं, डिप्लोमेसी हो गया, स्पाई एजेंसीज जो हो गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, इन सारे फील्ड जो है शतभिषा नक्षत्र वालों के कारक तत्वों में आते हैं और उससे जोड़ा जाता है। अब ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसी से फलादेश बनती है, इसी से राशियां बनती हैं। अब आप बस इस शॉर्टकट में इसको इतना मानिए, जिसके पास जो रहेगा वही तो देगा। अब शतभिषा नक्षत्र के पास क्या सारी चीजें हैं, रहस्यमयी, बुद्धिमान, खोजी, लीक से हटके चलना, हीलिंग इनके अंदर अच्छा है तो क्या करेंगे, चिकित्सा के फील्ड में, मनोविज्ञान की फील्ड में अच्छा करेंगे,
रहस्यमयी और मेहनती हैं, बुद्धिमान है, तेज हैं, तो जो खुफिया एंड रिसर्च है वहाँ पर अच्छा करेंगे इन शॉर्ट में। तो एक तो हमने डिस्कस कर लिया सतदिशा नक्षत्र जो कि यहाँ पर इफेक्टिव रहेगा, एक्टिव रहेगा। अब दूसरे पे हम लोग आते हैं, थोड़ा सा ना यहाँ पे शॉर्टकट में राहु के बारे में भी जाते हैं। जो लोग ज्योतिष वगैरह के बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत जानते हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। राहु को देखिए, राहु को ज्योतिष में एक छाया ग्रह कहा गया है। बेसिकली होता क्या है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में ना जब चंद्रमा आ जाते हैं तो पृथ्वी पर जो पड़ने वाली चंद्रमा की छाया होती है उसी को राहु कहते हैं, उसी प्रतिबिंब को राहु कहते हैं। ये अधूरी आकृति है तो स्वाभाविक सी बात है, जिस भाव में बनता है उस भाव से संबंधित विषय से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, अटैचमेंट। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, लगाव हो जाना, और कमी इनको हमेशा महसूस होती रहती है। राहु को दूसरी तरीके से भी समझिए, राहु का सिर्फ सर है, धड़ नहीं है, तो जो भी वो निगलता है नीचे धड़ तो है नहीं, तो वो अब कहाँ जाएगा। इसीलिए राहु को लिमिटलेस भी बोला गया है कि कितना भी इनको प्राप्ति हो जाए तृप्ति इनको नहीं है, संतुष्टि इनको नहीं होती है, दे आस्क फॉर मोर। इसीलिए इनको लोग बोलते हैं कि कंफ्यूज कर देते हैं, इनको भ्रम बोलते हैं, फैलाव बोलते हैं, लगाव बोलते हैं, अटैचमेंट आदि इनको बोलते हैं राहु को। तो ये जहां जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित विषय में आकांक्षाएं व्यक्ति की इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उसको वहाँ से तृप्ति, चाहे जितना दे दो आप, तृप्ति नहीं मिलेगी। हाईली एम्बिशियस भी कई बार लोग कहते हैं इसको, लेकिन एम्बिशियस शब्द का इस्तेमाल करना इनके लिए बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा, क्योंकि एम्बिशन कुछ और हो जाती है, लगाव और मोह किसी चीज़ का वो अलग चीज़ हो जाता है। धन भाव में अगर ये बैठ जाएंगे तो उनको बस पैसा ही पैसा चाहिए, उसके अलावा कुछ दिखेगा नहीं। अपने तन भाव में बैठ गए तो अपनी पर्सनालिटी, अपनी फिजिक, अपनी स्किल को लेके इतना पर्टिकुलर रहेंगे कि उसी में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। अब अगेन फिर वही आ गया कि अगर अच्छा रहेंगे, शुभ राहु रहेंगे तो यही सारी चीज़ें वो अच्छा करेंगे, और अगर निगेटिव में रहेंगे तो क्या करेंगे फिर। जब कोई खुद से ही नाराज है, दुखी है, तो दूसरों को क्या अच्छा करेगा, फिर वो क्या करता है, दूसरों को छेड़ने लगता है, दूसरों के साथ वो करने लगता है जिससे दूसरे भी दुखी होने लगे, दूसरों भी परेशान होने लगे। तो राहु की स्थिति कुंडली में देखना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये भी एक चैप्टर रहेगा समझने के दौरान कि राहु किसकी कुंडली में शुभ है और किसकी कुंडली में अशुभ है। अब शुभ रहेंगे तो जाहिर सी बात है यही सारी चीज़ें अच्छी करेंगे, और अशुभ रहेंगे तो फिर वही इंसान को दुखी करने लगते हैं। राहु की विशेषता अगर हम समझ लें, ये एक पाप ग्रह है, महत्वाकांक्षा, तकनीक, अचानक से जीवन में आने वाली घटनाओं को राहु से देखते हैं। कुंडली में अशुभ होने पर यह नकारात्मक और शुभ होने पर व्यक्ति को सकारात्मक प्रभाव देते हैं। सकारात्मक प्रभाव क्या देंगे, जैसे अचानक, अब चीजें अचानक से करते हैं, सडन से करते हैं तो अचानक धन लाभ कर देंगे। नकारात्मक रहेंगे तो हानि करा देते हैं वहीं पर। उच्च पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, आपका कद बढ़ा देंगे, जिस भी फील्ड में रहोगे, जहां भी रहोगे, जिन लोगों के बीच में रहोगे, ख्याति आपको मिल जाएगी। बुद्धि और प्रखर बुद्धि में अंतर है। बुद्धि तो हर किसी के पास, सामान्य इंसान के पास होती है, लेकिन जो प्रखर बुद्धि होती है, धारदार, तेज, जो फाइन लाइन है ना, सिल्वर लाइन जिसको कहते हैं, जो समझने की क्षमता और कौशल जिसके अंदर होता है, वो प्रखर बुद्धि। रिसर्च में अच्छा करते हैं, सकारात्मक है तो आपको रिसर्च, एक एनालिटिक एबिलिटी बहुत अच्छी दे देंगे। राजनीति क्या होती है, लोगों को, पावर को मैनेज करना, बैलेंस करना, पावर बैलेंस, उसमें ये बहुत अच्छा आपको बना देंगे। विदेश संबंध यहाँ पर आ गया। विदेश संबंध को हम डिप्लोमेसी से या बाहर फॉरेन विदेश से कनेक्ट करने लगते हैं, वहीं तक सीमित नहीं रहना। आपके जो भी आंतरिक मामलों से हट के बाहर से, जहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन आपको हो रहा है, वो आपके विदेश संबंध में ही आ जाएगा। हर कोई विदेश नहीं जा पाता, तो वहाँ पर आप निपुण हो जाएंगे लोगों को हैंडल करने में। इंट्यूशन पावर आपकी अच्छी आ जाएगी। तकनीकी क्षेत्र को ऐसे समझिए, जो आज ये टाइम है कलयुग, इनफैक्ट तकनीक को भी, टेक्नोलॉजी को भी, एआई को भी तुम राहु का समय कह सकते हो। कलयुग को राहु का ही काल माना गया। यहाँ पर आपको, व्यक्ति को अगर सकारात्मक है तो पारंगत बनाते हैं। वहीं जब कुंडली में नकारात्मक हो जाते हैं, या राहु खुद पीड़ित हो गए, या खुद दुख स्थानों या किसी ऐसे स्थान का इनके पास स्वामित्व आ गया, या किसी ऐसे ग्रहों से ये पीड़ित हो गए, तो क्या करेंगे, भ्रमित कर देंगे, कंफ्यूज कर देंगे।
सबसे पहले खेलते कहाँ से हैं? इंसान की छायाग्रह है, इनकी अपनी कोई खुद की सोच है नहीं। तो जहाँ से होते हैं उस विषयों से संबंधित ही आपको कन्फ्यूजन और भ्रम पहले देना स्टार्ट कर देंगे। अब जब इंसान अपना सेंस खो दिया या एबिलिटी टू विजडम खोज दिया तो क्या करेगा? नशा, जुआ, अनैतिक कार्य जो हैं, छल कपट, धोखा, व्यभिचार आदि में वो लिप्त होगा। यही है इनके चोरी, अनैतिक कार्य, छल कपट, धोखा, व्यभिचार, मांस और मदिरा भी यहीं पे आता है। और आकस्मिक इनको रोग या आकस्मिक दुर्घटना जैसी स्थिति ले आएंगे, मानसिक अस्थिरता आ जाएगी। ये लोग हमेशा मतलब कोई दिक्कत नहीं रहेगी तब भी इनको अनजाना सा भय बना रहेगा, अज्ञात भय इसी को कहते हैं। साइबर क्राइम में जा सकते हैं, पारिवारिक कलह आदि का करते हैं। तो हमने दो चीज़ों को समझ लिया, एक तो राहु को समझ लिया, इनकी क्या विशेषता थी, इनके दोनों पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड समझ लिया। दूसरा हमने सतभिषा के बारे में भी समझ लिया। और यही दो आज के मूल चैप्टर हैं। बाकी सारी चीज़ों से भी इनके संबंध बनेंगे, देखेंगे, लेकिन जो केंद्र में रहेंगे वो यही दोनों रहेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक एक राशियों का हम लोग जिक्र करेंगे और देखेंगे। हम प्रमुख उन्हीं राशियों को ले रहे हैं जिनको ये सकारात्मक रूप से लाभ करेंगे। सबसे पहली हमारी जो राशि आ रही है वो मेष राशि आ रही है। अब यहाँ पर देखा जाए तो मंगल की राशि है, बहुत अच्छे संबंध राहु और मंगल में नहीं है, फिर भी इनके लिए सकारात्मक कैसे करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा मेष राशि वालों के लिए जो गोचर होगा और जो योग बनेगा वो 11th हाउस में बनेगा, जो आजकल के टाइम में लाभ का, आपके द्वारा किए गए कर्मों के प्राप्ति का स्थान माना गया है। तो यहाँ पर बनेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैंने बताया था कि राहु की दृष्टि गुरु पर रहेगी और गुरु की दृष्टि राहु पर रहेगी। अब इसको समझिएगा, राहु एक छाया ग्रह है, ये बली हैं, ये तेजी से तीव्रता से फल करते हैं, लिमिटलेस हैं। कुछ करते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि मुझे बस हो गया, इतना ही चाहिए था। नो, ये इनको देना है तो ये देंगे। उस टाइम पर इनके ऊपर कोई जो मेहनती हो और गो गेटर एटीट्यूड वाला हो, उसको कोई एक गुरु मिल जाए रास्ता दिखाने वाला, तो वो उसको क्या रास्ता दिखाएगा? सतमार्ग दिखाएगा, जो उसके लिए फायदा होगा वो दिखाएगा, अच्छे रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करेगा। यही काम गुरु यहाँ पर कर रहे हैं इस दौरान, इसलिए कह रहे हैं ये गोचर इनका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुरु इस टाइम पर मिथुन राशि में रहेंगे और वहां से 9वीं दृष्टि राहु पर आ रही है, तो इनको कहीं ना कहीं इनको गाइड करते रहेंगे अच्छी रास्ते पर चलने के लिए। अब राहु का जब नक्षत्र परिवर्तन होगा तो मेष राशि वालों के लिए ये आय और लाभ का स्थान है, तो उनके आय और लाभ में बढ़ोतरी करेंगे। ये सोशल कनेक्शन का भी है, तो इनके बाहर लोगों के साथ संबंध बनाएंगे, बाहर लोगों के नए कनेक्शन बनाएंगे, कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकते हैं। और कैरियर में या कोई लोग बिजनेस ही अगर कर रहे हैं, काम में कर रहे हैं, तो उनको प्रमोशन या फिर किसी अन्य रूप में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बिजनेस वालों के लिए नए कनेक्शंस, नए क्लाइंट बनने की, नई अपॉर्चुनिटी आने की यहाँ पे संभावना रहेगी। जो लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, नौकरी में ही है और बिजनेस करना चाह रहे हैं या कुछ अपने ऐसे अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, तो ये समय में उनके पास ऐसे ऑप्शंस आएंगे, ऐसे अपॉर्चुनिटी बनेंगे, या एटलीस्ट वो मेंटल तौर पर ही कहीं ना कहीं इस चीज़ को ब्रेक थ्रू दिलाने की कोशिश करेंगे, ये चांस बनेंगे उनके लिए। नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं, जो प्रेम संबंध में ऑलरेडी हैं, शादी की बात कर रहे थे, चांसेस नहीं बन पा रहे थे, उनके शादी के भी यहाँ पर चांस रहेंगे। विवाहित लोग जो हैं उनके संतान के भी प्राप्ति के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। बस स्टार्टिंग फेज में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु हैं तो 100% आप ये मत मान के चलिए कि ये वो अच्छा ही करेंगे, वो थोड़ा तकलीफ भी दे सकते हैं। तो इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्या करें इस दौरान? इनके जो शुभ फल हैं, शुभ, उसमें वृद्धि और बढ़ोतरी के लिए क्या करें? देखिए, महादेव को जल और ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप इतना पर्याप्त है, बाकी करने को और भी आप जितना कर सकें उतना कम है। तो अगर इसमें और आप अच्छा चाहते हैं, मेष राशि वालों के लिए यही सजेस्ट करूंगा कि इस दौरान कम से कम डेली महादेव को जल चढ़ाएं, संभव हो तो सोमवार के दिन दूध से इनका अभिषेक करें और ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करते रहें। अगली जो प्रमुख राशि है
शुभ राशियों में से इस गोचर के लिए वो है कन्या राशि। कन्या राशि समझिएगा इनके मित्र की बुध की राशि है, और यह गोचर जो होगा वो इनके राहु का 6th हाउस में होगा। 6th हाउस दुख स्थान में आता है, लेकिन यहाँ समझना होगा राहु के लिए ये शुभ स्थान बन जाता है। शत्रु का, रोग का, ऋण का स्थान इसको माना जाता है, लेकिन इसका एक्सटेंडेड वर्जन भी है। ये कैरियर का और कर्म का भी स्थान माना जाता है। जैसे ये कर्म स्थान हो गया आपका 10वां, और 10वें का 9वां स्थान ही उसका भाग्य स्थान है यहाँ पर। तो जो प्राइवेट नौकरी स्पेशली होती है वो यहाँ से देखते हैं। हीलिंग वाले जो लोग होते हैं ना, जिसको मैं बताया हूँ मेडिकल लाइन में, चिकित्सा के लाइन में, मनोविज्ञान या फिर लॉ की फील्ड में, उनके लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आने से इन लोगों को नई उपलब्धियाँ कैरियर में स्पेशली प्राप्त होंगे। कुछ नए बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, नेतृत्व के, इनके प्रमोशंस के, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं। नेतृत्व का मतलब हो गया आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना। सिर्फ अथॉरिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी आती है। इसका ये फॉर्म नहीं हुआ कि आपको एक कोता पोजीशन दे दिया और अब आप चाह रहे हैं सबको हाँकने के लिए, ये वो नहीं है। ये वहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। मीडिया और मैनेजमेंट या राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय अच्छा, जैसा मैंने बताया, वो अनुकूल रहेगा। लॉ के लिए, मेडिकल लाइन के लिए बाहर से इनकी संभावना इस टाइम पर ज़्यादा रहेंगी, वहाँ से इनको लाभ मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और धन में इनकी बढ़ोतरी होगी। कैरियर से या अपने कर्म फील्ड से इनके ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर किसी का कोई विवाद चल रहा है, चाहे वो कोर्ट विवाद हो या फिर लड़ाई झगड़े हो या कोई मेजर चुनौती लाइफ में स्ट्रगल चल रहे हो जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, तो ये इस समय आ गया है कि जिसमें आप अपनी उस प्रॉब्लम्स, चुनौती, स्ट्रगल्स पर आप हावी होंगे और उनसे छुटकारा भी पा सकते हैं। आपके लोकप्रियता में बढ़ोतरी होने के चांस हैं। अब वो कैसे होगी वो आप समझिएगा कि हो रही है कि नहीं हो रही है, वो आपको खुद एनालिसिस करना होगा। इस टाइम पर क्या करना है, देखो राहु के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रहेगा ये समय उनके आत्मसंयम करेगा, क्योंकि बुध की राशि है, दो स्वभाव राशि आ जाती है और ये लोग बहुत स्टेबल नहीं होते। राहु आएंगे तो अपना एक अलग प्रभाव डालेंगे, तो इनको संयम रखना है, आत्मसंयम और अनुशासन में रहना, दो चीज़ें इनको सॉल्व करनी है। एक इम्पॉर्टेंट लाइन याद रखेंगे, प्राथमिकता को ही प्राथमिकता देनी है। ये कई बार बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने लग जाते हैं, जैसा कि एक फॉर्मूला है 25 में से लिस्ट बनाइए, 20 को आप माइनस कर दीजिए और जो आपके 5 बच रहे हैं वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी 25 जो आपकी लिस्ट में है वो सारे आपके उस 5 को अचीव करने के लिए डिस्ट्रैक्शन है। तो आप इन समरीज को ऐसा समझ सकते हैं, आपको प्राथमिकता को प्राथमिकता देनी है, बाकी सारी चीज़ें आप करते रहेंगे तो वहाँ पर आपकी जो प्राथमिक चीज़ें हैं उसको भी नहीं अचीव कर पाएंगे। एक चीज़ कीजिएगा, गुरु चरण वंदना का यहाँ अर्थ ये है कि अपने मेंटर की आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट करना है। और रिस्पेक्ट का सेंस हो गया कि आपका उनके साथ ऐसा संबंध है, आप उनका शुभाशीष ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट रिस्पेक्ट का यहाँ मतलब ये हो गया कि आप अगर वो कुछ आपको गाइड कर रहे हैं तो उसको आपको सुनना है। सिर्फ प्री कंसीव्ड नोशन पर ही उसको अज्यूम नहीं कर लेना, उसको सुनना। आप मान रहे हैं, नहीं मान रहे, आउट राइटली आप उसको डिनाई कर देंगे, कुछ आपको अच्छा वो बता रहे हैं, आप उसको समझे ही नहीं, आपके लिए अच्छा है या बुरा है, नहीं माने उसको, तो गुरु कहाँ से आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल पाएंगे। और यहाँ पर गुरु आपके कर्म स्थान में, वो आपके सुख स्थान पर उनकी दृष्टि आ रही है, इनकी आपके धन स्थान पर दृष्टि आ रही है गुरु की, राइट। इनकी आपके कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, सुख स्थान में आपके दृष्टि डाल रहे हैं, राहु के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर विग्रह कन्या आ जाती है, वहाँ पर ये पूरी संभावनाएं रहेंगी कि इनको मना कर देंगे, उनकी सुनेंगे ही नहीं, उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो फिर जो गुरु अपना प्रभाव इसमें डालना चाह रहे हैं वो कहाँ से डाल पाएंगे। दुख स्थान में राहु बैठे हुए हैं, अशुभ ग्रह भी हैं, भले कि वो मित्र हैं, अब अपने नक्षत्र में रहेंगे तो बली हो जाएंगे, बट अगर यही चीज़ें वो नकारात्मक की तरफ करने लगेंगे तो फिर तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा, राइट। तो इस चीज़ को समझना है कि आपको जो सकारात्मक चीज़ें हैं जो आपको गुरु से मिल रही हैं उसको एक्सेप्ट करना, सो दैट कि आपको डायरेक्शन देते रहें, आप गलत डायरेक्शन में ना जाएं। बाकी एनर्जी, पावर, एजुकेशन, एबिलिटी, ये सारी चीज़ें तो हाई है और इस दौरान आप वो सब करेंगे ही। डिफरेंस वो लाएगा कि आप किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, वो जो डायरेक्शन आ रहा है आपको गुरु से मिल रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट जो तीसरी प्रमुख राशियों में से है वृश्चिक, अगेन मंगल की राशि है। अब यहाँ पर समझना होगा क्यों ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। दो चीज़ें इसको देखेगा, एक तो सुख स्थान में राहु है, दूसरा इनकी दृष्टि कहाँ पर आ रही है, कर्म स्थान पर आ रही है, और अष्टम को भी एक्टिवेट कर रहे हैं जहाँ पर गुरु हो रहे हैं, इसलिए इनका यहाँ पर होना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कैरियर में, कैरियर से सीधा इनका कनेक्शन है, और सुख स्थान में बैठे हुए तो वो भी इनका कनेक्शन है। कैरियर में, पद प्रतिष्ठा में, व्यापार में, व्यापार में क्यों करेंगे ये भी समझने का विषय, अभी आगे डिस्कस करेंगे उसको। लाभ, विदेश से जुड़े मामला, वहाँ पर इनकी दृष्टि आ रही है। आर्थिक दृष्टि से ये जो समय है बताया रहे कि उनका बहुत अनुकूल रहेगा, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा रहेगा। कैरियर में उन्नति, व्यापार में लाभ के संकेत मिलेंगे। विदेश से जुड़े काम, कोई पढ़ाई कर रहा है, यात्रा करना चाह रहा है विदेश के लिए, तो वो इनके लिए अच्छा समय रहेगा। और रुका हुआ काम भी इस टाइम पर हो सकता है, ये भाग्य खोलने वाला समय साबित होगा। कोई ऐसी जीवन में चीज़ें थी काफ़ी टाइम से आप कर रहे थे, हो नहीं पा रही थी, या आप बॉटम लाइन तक पहुंच जाते थे बट उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर वो समय अच्छा है, हो जाएगा। निर्णय क्षमता इसलिए मजबूत होगी क्योंकि मार्स वाले ऑलरेडी बहुत अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं, गो गेट एटीट्यूड ऑलरेडी होते हैं, और मार्स और राहु अपने आप में बहुत खतरनाक हो जाते हैं। बट अगर इनको डायरेक्शन गुरु से मिल रहा है तो ये बहुत सकारात्मक हो जाएंगे। गुरु की दृष्टि इनके धन भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर बैठ के भले गुरु खुद अष्टम में है, ये इनकी रक्षा करेंगे, और गुरु को पावर यहाँ से राहु बैठ कर दे रहे हैं, गुरु को अष्टम होने के बावजूद भी, प्लस गुरु यहाँ से इनको गाइड कर रहे हैं, इसलिए इनके लिए अच्छा हो जाता है। एक चीज़ का इनको ध्यान रखना, क्या करें में, क्रोध और जज्बात में निर्णय नहीं लेना। बहुत समय ऐसे आएंगे ऑलरेडी बहुत जज्बाती होते हैं और एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर जब इनको मन में कोई बात आ गई ना तो उस टाइम पर ये डिसीजन ले लेते हैं या कर बैठते हैं जो इनको करना होता है, सोचते समझते नहीं, एक बार दिमाग में आ गया तो आ गया। और वहाँ से कई बार जो मार्स वाले होते हैं ये अपना नुकसान कर बैठते हैं। वृश्चिक राशि, मार्स का यहाँ पर डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वृश्चिक राशि को रूल मार्स ही करता है, ठीक। तो इस वजह से इनको वहाँ पर कई बार नुकसान और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक ठाक नुकसान उठाना पड़ता है, अपना बनता हुआ काम ये बिगाड़ लेते हैं। तो इस पर ध्यान रखना, अपने क्रोध और जज्बात पर ध्यान रखें, उस बीच में कोई ऐसा निर्णय ना ले जो आपके लिए नुकसानदेह हो जाए। क्या करना है, डेली अपने माता श्री का चरण स्पर्श करना है और हनुमान जी के मंदिर जाना है। कम से कम अगर आप डेली नहीं जा पा रहे हो तो हफ्ते में एक दिन तो आप जा ही सकते हो, मंगलवार शनिवार, हम कह रहे हैं मंगल और शनिवार को भी नहीं हो रहा है तो जिस दिन भी हो पा रहा है एक दिन आप जाइए, वहाँ पर पूजा आराधना अर्चना, संभव हो तो मंदिर में ही आप हनुमान जी के मंदिर में बैठ के पाठ कीजिए और तिलक जरूर लगाइएगा। तो ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए। कुंभ राशि है अगली, यहाँ पर खुद राहु लग्न में होंगे, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ जाती है। कुंभ राशि शनि देव की ये राशि है, इनके मित्र की राशि है, और यहाँ पर वायु तत्व की राशि है, राहु खुद रहेंगे। राहु क्या करते हैं, आप लोगों ने पीछे जब हम बता रहे थे तो पढ़ा होगा, ये भ्रम फैला देते हैं, बहुत प्रखर बुद्धि दे देते हैं, टेक्नोलॉजी, रहस्यमयी गूढ़ विद्या, सदविशा नक्षत्र के साथ ये सारी चीज़ें आती हैं, आपने पढ़ा, वही ये सारी चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट करना। अब आपके पास बैठेंगे, शनि क्या करते हैं, आपको मेहनती बनाते हैं, राहु क्या करते हैं, गो गेटर, शॉर्टकट खोजते हैं, जल्दी से काम करवाते हैं, शनि आपको मेहनती ऑलरेडी बना रखे हैं। तो इन लोगों को एक तेजस्वी दिमाग, प्रखर बुद्धि इनके लिए रहेगी, अच्छा डिसीजन लेने में ये लोग संभव हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। ये जो समय रहेगा इनके लिए मूलतः 3 चीज़ों पर ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, 1, 2 और 3। ये क्या हो गया, एजुकेशन, नए रिलेशंस, पूर्व जन्म के कर्म, प्रेम संबंध और संतान। ये क्या हो गया, बिजनेस, व्यापार, आपके पार्टनर, पति या पत्नी, आपके दोस्त, और ये क्या हो गया, आपका भाग्य, आपके पिता, आपके बड़े और आपके गुरु, यहाँ पर प्रभाव ज़्यादा डालेगा। मित्र की राशि है, लग्न में है, सकारात्मक प्रभाव ही ज़्यादा रहेगा। कुछ थोड़े बहुत ये आपकी वो चीज़ें भी दे सकते हैं जो आप नहीं चाहते हो कि आपके जीवन में आए, बट राहु है तो वो भी देंगे। वित्त में, पैसा में आपको लाभ करवाएंगे,
प्रेम संबंधों में मधुरता या नए संबंध बनेंगे। कैरियर में सफलता मतलब आप ग्रोथ करेंगे और अपॉर्चुनिटी भी नई आपके पास आ सकती है या सेम कंपनी में ही आपको प्रमोशन मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा मतलब जब ये सारी चीज़ें आपके पास, रिलेशनशिप बन रहे हैं, धन आपके पास आ रहा है, कैरियर में सफलता आ रहा है, तो ये तो ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है ना, वृद्धि। किसी खास की दस्तक होगी। अब खास कौन है, ये भी हो सकता है। किसी खास के जीवन में दस्तक होगी, खास कौन है, ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस दौरान रचनात्मक या किसी भी प्रकार की सृजनात्मक गतिविधियों में लगे जातकों को लाभ होगा। रचनात्मक क्या हुआ, वही जो थोड़ा सा आर्टिस्टिक और क्रिएटिव माइंड में होते हैं ना, लीक से हटके चलने वाले जो होते हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको बल मिल रहा है, राहु का भी बल मिल रहा है, शनि का भी मिल रहा है, और शतभिषा नक्षत्र भी आ रहा है। तो जो जिन जातक का जन्म खुद शतभिषा नक्षत्र में हुआ, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। आपके परिवार के लोग और आप धार्मिक यात्रा इस बीच में कर रहे हैं, ये क्या है, ये धर्म हाउस ही तो है, तो धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। घर और बाहर दोनों जगह आपका कद बढ़ेगा, मन प्रसन्न रहेगा। जब सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो मन प्रसन्न तो रहेगा। अविवाहित हैं तो उनका विवाह होने के, ये मैंने बताया ना, जिनके प्रेम संबंध नहीं है या हैं तो वहाँ पर भी मधुरता आएगी, और जो शादीशुदा नहीं है उनके शादी होने के चांस बढ़ेंगे। एक चीज़ और, इसमें कुछ नई ज्ञान, स्किल या कुछ कई जगह पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या जो लोग कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी दिए हैं या इस बीच में दे रहे हैं और रिजल्ट इस बीच में आना है, तो बाकी सारे अगर कुंडली में ग्रह और योग अगर अच्छे बन रहे हैं, आपकी तैयारियां अगर अच्छी हैं, तो चांसेस हाई रहेंगे कि यहाँ पर आपको आशीर्वाद मिले। क्या करना है, छोटे भाई बहनों को कुछ सिखाने में मदद। कुछ सिखाने में मदद ऐसी भी हो सकती है कि आप उनको खुद पढ़ा के उनके टीचर, एजुकेटर बन के कर सकते हैं, उनको पैसा दे के कर सकते हैं, या किसी भी फॉर्म में उनकी अपनी, छोटे भाई बहन तक ही सीमित नहीं रहेगा, आप उसको जो भी आपके छोटे हैं, जो आपको लुक अप टू करते हैं, उनकी आप मदद कर सकते हैं। घर में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको इस बीच में निभानी पड़ सकती है, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और कोई नई जिम्मेदारी जो घर की है वो आप निभाइएगा, ये भी आपके लिए आशीर्वाद है। कुंभ राशि वालों को ये जिम्मेदारी जन्म से मिलती है, ये कहीं ना कहीं कम उम्र में ही इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और घर में एक जो गार्जियन की तरह, उस तरह से ट्रीट किए जाने लगते हैं, और ये वो रोल भी अपना बाखूबी निभाते हैं। क्या करना है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ, ये आपके लिए बहुत 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 बड़ा, क्या बोलें इसको, अमृत बोल लें या जो आप बोलना चाहें, ये आप डेली करते रहिए कुंभ राशि वाले, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली इस टाइम तो आप जरूर कीजिएगा। तो पांचवी का आखिरी राशि है कर्क राशि। अगेन राहु का कर्क मतलब चंद्रमा, ये तो सुनने में ही यही लगेगा ना, मतलब क्या बात कर रहे हैं, ग्रहण लग जाएगा इसमें तो, बट इनके लिए अच्छा है ये समय। वाई बताएंगे। द्वादश और अष्टम का संबंध बन रहा है, बाहर से इनके ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आने की संभावना रहेगी। सात्विक प्रवृत्ति जो है, सोच इनकी अच्छी होगी। टेक्नोलॉजी और मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अच्छा करेंगे। जीवन में इनको बदला बदला नजर आएगा, वो बदलाव स्टार्टिंग फेज में इनको उथल पुथल की स्थिति लगेगी, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी परेशान भी हो जाते हैं। कैरियर से संबंधित बातें इनकी अच्छी जाएगी। हो सकता है इनिशियली आपको थोड़ा सा लगे कि आपके लिए अच्छा नहीं हुआ, बट कई बार बाद में ऐसा लगने लगता है ना लोगों को कि वो जो हमारे लिए हुआ था वो अच्छा हुआ था, जबकि मुझे उस टाइम लग नहीं रहा था अच्छा। बाहर की थोड़ी सी यात्रा हो सकती है, नए लोगों के साथ मिलने का भी समय रहेगा। भाई बहन की तरफ से का साथ मिलेगा, मदद मिलेगी, वो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में मदद करते हुए नजर आएंगे। आर्थिक पक्ष में अचानक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं आपको। ओवरऑल चीज़ें ठीक रहेंगी। क्या करना है, मून साइन है आपका, माँ और महादेव का आशीर्वाद, ये जो है ये आपको लेना है। अपने इस पार्टनर के साथ आपके रिलेशन अच्छे रखने हैं इस बीच में, यही आपके लिए ब्लेसिंग्स है। इतने पे आप काम कीजिए, आपकी देखिएगा मैक्सिमम चीज़ें जो है ना ऑटोमेटिक शॉर्ट आउट रहेगी। तो ओवरऑल सारांश की अगर हम बात करें, यह जो गोचर रहेगा ना सभी राशियों के लिए, आत्मसंयम राहु। आत्मसंयम क्यों,
राहु इस टाइम पर बली रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो किसी की कुंडली में अच्छी जगह पर है और किसी की कुंडली में हो सकता है अच्छी जगह पे ना हो। इसलिए अब डिसिप्लिन में रहना, आत्मसंयम करना ये बहुत जरूरी है। गुरु की दृष्टि आ रही है, चिंतन और बुरी आदतों को छोड़ने का समय बहुत अच्छा रहेगा। ये इतनी चीज़ें आप करेंगे, कोई भी राशि वाले हैं, तो ऑटोमेटिक ही ये जो समय बताया हूँ 2 अगस्त तक का, इसमें आप देखेंगे काफ़ी कुछ जीवन में आपके सकारात्मक चीज़ें हो रही है, क्योंकि राहु हर किसी की कुंडली में 12 भाव में, 12 में से किसी न किसी भाव में तो बैठे रहेंगे ना, तो एक्टिव हो रहेंगे। उनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो 12 में से जहाँ बैठते हैं एक वो, और 3 जगह पर और रख लीजिए, 4 भाव तो वो ऑलरेडी कवर कर लेते हैं। तो ओवरऑल ये चीज़ें वो करेंगे। मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान, खासकर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले, इस चीज़ को ये लोग मुख्य तौर पर ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको सिर्फ हम पढ़ के सुना ना दें, बता ना दें, बल्कि इसके बारे में हम कुछ आपको बता भी सकें और समझा भी सकें। और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, रेगुलर देख रहे हैं, वो पाएंगे कि ज्योतिष को भी धीरे धीरे सीख रहे होंगे, उनकी समझ विकसित हो रही होगी, और कंटिन्यू करेंगे तो उनकी कब वो एक लेवल तक समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिक ऐसे आपको। अब जितना हमने सारा ये सब कवर किया, राहु को कवर किया, इनके नक्षत्र को कवर किया, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें तो समझ में आ गई होगी। आप इसको एक बार 2 बार थोड़ा सा देखेंगे और स्वाध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, आपको ऑटोमेटिक इन सब चीज़ों में बेहतर समझ विकसित होने लगेगी। तो कई बार आजकल ये भी एक हो गया है ना, लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित करते भी हैं और लोगों को गलत चीज़ें आजकल सिखाई भी और बता भी दी जाती है। तो उन सब चीज़ों से बच पाएंगे और आप खुद इन सब चीज़ों को, इसकी जो अच्छी चीज़ें हैं ज्योतिष की, वो आप ले पाएंगे। अदरवाइज आप समझ नहीं रहती है तो कोई कुछ भी बता दिया और कुछ भी समझा दिया, फिर हम दोष किसका देने लगते हैं? ज्योतिष का देने लगते हैं। एक्चुअली ज्योतिष का दोष नहीं होता, अगर उसमें कुछ अच्छाई और बुराई होती है तो ज्योतिषियों की होती है। और मैं हमेशा कहता हूँ, आप ज्योतिषियों पर विश्वास करें ना करें, आपको विश्वास है तो आप ज्योतिष पर विश्वास कीजिए। तो ये था कार्यक्रम। होप कि आप सब लोग को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लोगों के साथ आप इसको शेयर कर कीजिएगा प्लीज़। एंड नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी अन्य कार्यक्रम में। श्री सीताराम।